के नोटिसेस एग्ज़ाम के निकल चुके हैं। 14 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो रिक्वेस्ट आई थी कि मैं आपके लिए टाइम टेबल बनाऊं। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो वीडियो आज का वीडियो है वो टाइम टेबल के लिए है कि आप किस तरह प्लानिंग करें अपनी पढ़ाई को कि कंफर्टेबली आप अपने पूरे कोर्स कंप्लीट कर पाएँ। एग्ज़ाम से पहले आप कॉन्फिडेंटली अपना एग्ज़ाम दें और बहुत अच्छे नंबर्स लेके आएँ। तो जल्दी से हम जानते हैं कि टाइम टेबल क्या करें। पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब मैंने पोस्ट किया कि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं नोटिफिकेशन के बारे में, तो फ्रेंड्स आपके जो यूजुअल कमेंट्स होते हैं उससे कमेंट्स बहुत ही अलग थे। मैम प्लीज़ आप फ़िलासफ़ी कंप्लीट कर दीजिए, प्लीज़ मैथ्स कंप्लीट कर दीजिए, बायोलॉजी कंप्लीट कर दीजिए, सोशल साइंस कंप्लीट कर दीजिए, मैम प्लीज़ जल्दी से पर्सपेक्टिव्स कंप्लीट कर दीजिए, सिलेक्टिव क्वेश्चंस दे दीजिए, टाइम बता दीजिए, मैम इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से बताइए किस तरह मैं एग्ज़ाम लिखूँ कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएँ। मैम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के कब जो नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम्स का निकलेगा। तो फ्रेंड्स काम डाउन, बिल्कुल शांत रहिए। और पहली चीज़, हर चीज़ से पहले, टाइम टेबल से पहले मैं आपको कहूँगी, डू नॉट पैनिक। पैनिक होने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अभी आपके हाथ में सफिशिएंट टाइम है कि आप कंफर्टेबली अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाएँ। इसीलिए ये वीडियो बनाया है कि आपको मैं बता सकूं कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा टाइम डेली बेसिस पर एग्ज़ाम तक दें। पहली चीज़ जो हम बात करेंगे वो है आपके दो तरीके के पेपर्स हैं। एक तो जिसमें 80 मार्क्स है, दूसरा 40 मार्क्स है। तो फ्रेंड्स, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये आपके दिमाग में आप रखिएगा ही मत कि ये 40 मार्क्स का है तो मुझे कम पढ़ना है, 80 मार्क्स का है तो मुझे ज़्यादा पढ़ना है। बिल्कुल भी मत रखिएगा, क्योंकि जो हार्डवर्क होगी आपकी सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी दोनों ही पेपर्स में। फ़र्क आएगा जब आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे। 80 मार्क्स का जब आप पेपर लिख रहे होंगे तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, बहुत टायरिंग होगा। और जो 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा 1.5 घंटे का होगा, वो आपको थोड़ा सा 80 मार्क्स से थोड़ा सा कम लगेगा लिखने के मामले में, और थोड़ा सा आपका जो लिखना है वो पेन जो है लिखने का वो कम होगा। अदरवाइज़ क्वेश्चन पैटर्न में, क्वेश्चन के सिलेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं आता। आपकी हार्डवर्क में आपको कंप्लीट बुक दोनों ही तरीके के जो पेपर्स हैं उसमें पढ़ने हैं। आपको अपना हार्डवर्क कंप्लीट 100% हर एक सब्जेक्ट को देना ही है। अब बात करें हमारे पास क्या डेटा है जिसके हिसाब से हम अपना टाइम टेबल बनाएं। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़, हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं जिसे हमें कंप्लीट करना है, और ईच सब्जेक्ट में 5 यूनिट हैं। यानी टोटल मिला के मेरे पास कंप्लीट करने के लिए 25 यूनिट है। 25 यूनिट्स मुझे कंप्लीट करने हैं, और मेरे पास टाइम है 2 महीने यानी 60 डेज़। 60 डेज़ में मुझे 25 यूनिट्स कंप्लीट करना है। अब बात करें कि यूनिट कंप्लीट करने से पहले जो सजेशन मैं आपको दूंगी वो ये कि आप पहले एस्टिमेट करें कि आपको एक यूनिट कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। और अप्रॉक्सीमेटली मेरी जितनी कैलकुलेशन है, एक्सपीरियंस है, मुझे 3 घंटे हमेशा सफिशिएंट लगते हैं हर स्टूडेंट के लिए। सो एक यूनिट के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे टाइम इनफ होगा। कुछ स्टूडेंट के लिए 2.5 लग सकता है, कुछ के लिए 3.5 लग सकता है, पर इन एन एवरेज आपके लिए 3 घंटे सफिशिएंट होंगे। किस चीज़ के लिए? एक कॉन्शियस रीडिंग के लिए। फ्रेंड्स, इस चीज़ को ध्यान में रखें कि टाइम टेबल जब आप बना रहे हैं, स्टार्टिंग जो है अभी आप शुरू करेंगे एक कॉन्शियस रीडिंग की। कॉन्शियस रीडिंग का मतलब ये नहीं कि आप पढ़े जा रहे हैं और दिमाग में कुछ और चल रहा है। आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में जाना चाहिए, और वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका कंटेंट क्या है और बुक आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक यूनिट के लिए 3 घंटे चाहिए। तो इस हिसाब से आपको एक बुक आपका 15 घंटे लेगा फिनिश करने के लिए, और 5 बुक के लिए आपको 75 आवर्स चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए कितना कम टाइम चाहिए आपको कंप्लीट कोर्स कंप्लीट करने के लिए। आपके पास 60 डेज़ है, और आपको एक कॉन्शियस रीडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ 75 आवर्स की ज़रूरत है।
अब बात करते हैं किस तरह प्लान करें। तो हर एक यूनिट को एक दिन में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 25 दिन लगेंगे पूरा कंप्लीट करने के लिए एक बार वो कोर्स, और इसका मतलब है 3 वीक्स एंड 4 डेज़ आपको लगेगा पूरा कंप्लीट करने के लिए। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं 15 जुलाई को, जो अब तक नहीं आया है, तो आप एंड करेंगे 9 अगस्त तक। पूरा कोर्स आपका 9 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। यानी अब भी आपके पास कंप्लीट 1 महीने बाकी हैं नेक्स्ट लेवल के जो पढ़ाई है उसके लिए। क्योंकि जब आप कॉन्शियसली पढ़ेंगे, एक कोर्स कंप्लीट रीड करेंगे, तो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम जो होगा वो होगा आपका 40% आपको याद में आएगा, और बाकी का 60% के लिए आपको सेकेंड राउंड ऑफ पढ़ना पड़ेगा अगर आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। वो इसलिए फ्रेंड्स कि हमने पर्सपेक्टिव्स में चैप्टर में जाना कि इंडिविजुअल डिफरेंस, तो हम एक दूसरे से अलग हैं हमारी इंटेलिजेंस में, हमारी मेमोरी में, हमारे अंडरस्टैंडिंग में, तो हर चीज़ में हम एक दूसरे से अलग हैं। अगर मैं यहाँ 40% बोल रही हूँ तो मैंने एक एवरेज बच्चों के लिए कहा है। आप इससे कम परसेंट भी याद रख सकते हैं और इससे ज़्यादा परसेंट भी याद रख सकते हैं, पर मोटो ये है कि आपको याद करने के लिए कंप्लीट एक राउंड के लिए यानी 30 से लेकर 40% के लिए आपको चाहिए 75 आवर्स, और आपके पास है 60 डेज़। तो क्यों पैनिक कर रहे हो? बिल्कुल पैनिक मत करो, आराम से पढ़ो, कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ टाइम टेबल की बात करते हैं। यहाँ मैंने टाइम टेबल मंडे से लेकर सैटरडे तक का बनाया है। संडे को मैंने फ्री रखा है क्योंकि कोई एक दिन वीक का होता है जिसमें हम बिज़ी रह जाते हैं, कोई और काम आ जाता है, तो उसमें हम पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए रखा है। अगर आप पूरा सैटरडे तक का बनाएं तो ये 3 वीक्स एंड 4 डेज़ का बनेगा, पर यहाँ ये 4 वीक्स एंड 1 डे का बन रहा है। आप किस तरह पढ़ेंगे? अब पढ़ने का जो तरीका है, यहाँ जिस तरीके मैंने दिया है वो ये है कि आप जब शुरू कर रहे हैं, P जो है वो है पेपर और U जो है यूनिट। तो पहले पेपर यानी पहला सब्जेक्ट का यूनिट 1 अगर आप पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप सेकेंड पेपर का यूनिट 1 पढ़िएगा। उसके बाद आप थर्ड पेपर का यूनिट 1 पढ़िएगा, फिर फोर्थ पेपर का यूनिट 1 पढ़िएगा, फिर फिफ्थ पेपर का यूनिट 1 पढ़िएगा। इसका कारण ये है क्योंकि जब आप यूनिट 1 पढ़ेंगे तो आपको कोरिलेशन नज़र आएगा, और ख़ासकर पेडागोजी 1 एंड 2 में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ इन दोनों सब्जेक्ट्स में यानी पेपर 4 के यूनिट 1 और पेपर 5 के यूनिट 1, इसमें इतनी सिमिलरिटीज़ आपको नज़र आएगी कि आप दोनों को कोरिलेट कर पाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ये बताया है। आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं कि आप पहले शुरू कीजिए एक सब्जेक्ट और उसके यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 से लेकर यूनिट 5 तक कंप्लीट करें। उसके बाद और एक बुक पकड़ें, उसका यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक कंप्लीट करें। इस तरह का भी आप शेड्यूल बना सकते हैं। जिस तरह मैंने बोला कि इंडिविजुअल डिफरेंस रहता है, तो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल हो वो लें, पर दोनों ही कंडीशन में अगर आप पढ़ रहे हैं सैटरडे तक तो आपको 4 वीक्स एंड 1 डे लगेगा। तो टाइम सेम लगने वाला है पर फॉर्मेट अलग होगा। तो मैंने ये फॉर्मेट इसलिए बनाया क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप कोरिलेशन पाएंगे, इसीलिए मैंने ये फॉर्मेट बनाया है। खासकर आप सारे यूनिट्स में ही पेपर 4 एंड पेपर 5 का आप कोरिलेशन थोड़ा बहुत आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए तो आप अगर शुरू करते हैं यूनिट 1 से, पहला पेपर, सारे पेपर यूनिट 1 से आप शुरू करते हैं और वो आपका फ्राइडे जाकर ख़त्म हो जाता है, उसी वीक का फ्राइडे, तो आप सैटरडे से पेपर 1 का यूनिट 2 शुरू करते हैं और वो आपका जो थर्सडे होता है उसमें यानी 5 दिन बाद आपके पेपर 5 जो सब्जेक्ट 5 है उसका यूनिट 2 कंप्लीट हो जाता है। यानी सारी चीज़ें पेपर 4 की यानी सब्जेक्ट 4 की यूनिट 2, सब्जेक्ट 3 की यूनिट 2 और सब्जेक्ट 2 की यूनिट 2, ये तो यहाँ तक यानी ऑलमोस्ट 1.5 वीक के अंदर आप 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके होंगे हर एक पेपर का। इसी तरीके से थर्ड यूनिट पहुँचते पहुँचते आप कंप्लीट कर चुके होंगे अपने थर्ड यूनिट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, और फोर्थ यूनिट पहुंचते पहुंचते आपने फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर दिया होगा सारे सब्जेक्ट्स का। और लास्ट में फोर्थ जो वीक है उसके बाद एक दिन के बाद आपका लास्ट यानी सारे सब्जेक्ट्स यहाँ जाके कंप्लीट हो जाएंगे आपके या
पेपर 5 का यूनिट 5। तो कम्प्लीटली 4 वीक्स एंड 1 डे में आपकी एक कंप्लीट रीडिंग हो जाएगी। पेपर 1 फिलोसॉफिकल है, पेपर 2 पर्सपेक्टिव्स है, पेपर 3 आईसीटी है, पेपर 4 पेडागोजी है, पेपर 5 पेडागोजी 2 है। ये चीज़ें आप अपने हिसाब से अलग कर सकते हैं। पेडागोजी 1 में आपका जा सकता है मैथमेटिक्स या फिर बायोलॉजी, आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा। और पेडागोजी 2 में लिटरेचर होता है, जिसमें जनरली मैक्सिमम बच्चों ने इंग्लिश ही लिया होगा। तो पहली चीज़ कि ये तो रहा टाइम टेबल, तो पढ़ें कैसे। पढ़ने के लिए फ्रेंड्स आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि एक टाइम फिक्स रखिएगा। आज ये मत समझिए कि मैं भाई सुबह पढ़ने का टाइम रखा है, आज काम आ गया मैं दोपहर में थोड़ा पढ़ लेता हूँ। नहीं, दोपहर में थोड़ा और कुछ काम आ गया मैं शाम को पढ़ लेता हूँ। और रात आते आते आप बोलेंगे नहीं यार आज मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल ही पढ़ लूँगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा अगर आप एक टाइम फिक्स नहीं रखते हैं। टाइम आपके लिए कोई भी हो सकता है, आप अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से डिसाइड कीजिएगा, पर टाइम उसी टाइम में, यानी अगर सुबह के 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का या 10 बजे तक का टाइम है आपका, तो आप हर दिन उसी टाइम में पढ़िएगा। सेकेंड चीज़ जो आपको मैं बोलूँगी वो ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट यूनिट को एक गो में कंप्लीट कीजिएगा। एक ही पढ़ाई में पूरा यूनिट कंप्लीट कीजिएगा। अगर ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है आपका, कोई बहुत ज़रूरी काम नहीं है, जॉब में नहीं है आप, या फिर कोई फैमिली का काम में आप बिज़ी हैं, अगर वैसे इश्यूज़ नहीं हैं तो आपको मैं ज़रूर ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप कंप्लीट एक पढ़ें। वो इसलिए कि जब हम पढ़ते हैं एक यूनिट के हर एक सबसेक्शंस जो 5 होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। यूनिट की शुरुआत सिंपल तरीके से वो शुरू करता है और धीरे धीरे वही सबसेक्शंस को वो एलैबोरेट करता है और कॉम्प्लेक्स तरीके से एक्सप्लेन करता है बाकी सबसेक्शन से। सो अगर आप एक फ्लो में पढ़ रहे हैं तो आपको उस यूनिट का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आएगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का, और उसकी जो थीम है वो किस लिए वो बनाया गया है, उसका मेन फोकस क्या है वो समझ में आएगा। पर अगर आपके पास टाइम की कमी है, एक स्ट्रेच में नहीं पढ़ सकते, तो आप सुबह 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, रात को 1 घंटा, आपकी कंफर्ट के हिसाब से आप उसे निकालिएगा, पर हर दिन पढ़िएगा। वो ज़रूरी है, कॉन्स्टेंटली हर दिन पढ़ना ज़रूरी है। अब बात करें नेक्स्ट की, ये वही रिपीटेशन है जो मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि यूनिट 1 का सारे चैप्टर्स करने से बेहतर है कि आप यूनिट 1 का सारे चैप्टर्स कर लीजिएगा, उसके बाद जाके यूनिट 2 के सारे चैप्टर्स कीजिएगा। इससे क्या होता है कि कोरिलेशन विद इन द सब्जेक्ट्स आपको समझ में आते हैं। इसके बाद है एक बार आप कंप्लीट बुक पढ़िएगा। क्यों पढ़िएगा फ्रेंड्स? वो इसलिए कि ये तो प्रैक्टिस राइटिंग है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूँगी। वो इसलिए कि आज आपका फोकस नोटिस निकला है, अब भी आपका फोकस बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर है, पर फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर यानी 2022 को इसी दिन, इसी महीने में आपका मेन फोकस हो रहा होगा सीटेट सिलेबस का या फिर स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स का, टीचर्स एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम्स का। तो अगर आप जानना चाहते हैं, वो मैं क्यों इसे एम्फेसिस दे रही हूँ अभी, वो इसलिए कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देखें या कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम देखें तो उसका जो कोर्स है, उन कोर्स में अगर आप चारों सेमेस्टर्स को देखें तो आपको नज़र आएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आता है। उसके कोर्स में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कोर्स जो होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो फर्स्ट ईयर का यानी फर्स्ट सेमेस्टर का ही होता है। तो कोई भी क्वेश्चन आप ये सोच लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन तो लास्ट ईयर आया था तो ये नहीं आएगा तो मैं ये सेक्शन नहीं पढ़ता, ये तो क्वेश्चन आता ही नहीं है इस सेक्शन से लास्ट 3 साल में, तो अब क्या आएगा, मैं नहीं पढ़ता। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, पूरे बुक को पढ़िएगा। वो सिर्फ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए नहीं, क्योंकि आपका मेन फोकस बीएड तो कंप्लीट हो ही जाएगा, वो तो होना ही है। मेन फोकस बीएड के बाद एक अच्छी नौकरी का है जिसके लिए आप सब कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए फर्स्ट सेमेस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो एक बार जाकर उड़ीसा के स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम निकले हुए हैं टीचर्स के लिए, एक बार उसे देखिएगा, रेफ़र कीजिएगा और अपने यूनिट के जो चैप्टर्स हैं एक बार उसे कोरिलेट कीजिएगा। यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितना वॉल्यूम आता है फर्स्ट सेमेस्टर से। तो इसे नेगलेक्ट मत कीजिएगा।
इसीलिए कंप्लीट बुक पढ़िएगा, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि लॉन्ग रन के लिए भी यह काम आएगा। और जो चीज़ यहाँ है वो है प्रैक्टिस राइटिंग। वो इसलिए कि लास्ट 2 साल से कोविड की वजह से राइटिंग प्रैक्टिस और कॉलेज जाना, उसकी जो प्रैक्टिस वो कहीं ना कहीं सबकी रुक गई है। और जब आप 3 घंटे कंटिन्यूसली 32 पेजेस लिखेंगे तो इट्स अ रियली अ पेन। आपको सब्जेक्ट पता होगा, आंसर पता होगा, आपके फिंगर्स शिवर करेंगे अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। तो अपने को ज़्यादा तकलीफ़ मत दीजिएगा, डेली हर दिन लिखिए 2 पेजेस, 3 पेजेस, 4 पेजेस करके शुरू कीजिए, 10 पेजेस, ये आदत डालिए लिखने की। तो एग्ज़ाम के वक्त आप कंफर्टेबली लिख पाएंगे अपने एग्ज़ाम को, आंसर्स आपको पता होंगे। अगर आप सीरियसली हर दिन थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं तो ऑलरेडी 60 डेज़ हैं आपके पास, आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। राइटिंग प्रैक्टिस जारी रखिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, मैंने बात की लास्ट स्लाइड में, जो यहाँ है लास्ट स्लाइड में, वो थी कि 9 अगस्त तक आपका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो 10 अगस्त से लेकर आपका 13 सितंबर तक तो आप करेंगे क्या? 13 सितंबर यानी 14 से पहले वाला जो लास्ट वीक होगा उसका तो मेन फोकस आपका फर्स्ट सब्जेक्ट्स के लिए ही रहेगा। तो 10 अगस्त के बाद से आप क्या करेंगे? उसके लिए आप सिलेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे। फ्रेंड्स, सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपकी रिक्वेस्ट आई थी, तो ऑनेस्टली मैं आपको बताती हूँ कि मेरा कोई ग्रुप नहीं है जो मुझे हेल्प करता है, मैं अकेले करती हूँ ये सारा, और मेरे पास लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं हैं। अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ मुझे facebook.com/Gitanjali Nanda क्लासेस में शेयर कीजिए ताकि मैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस बना सकूं। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा तो टिप्स फॉर सिलेक्शन क्वेश्चंस इज, लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, सारे क्वेश्चन को इकट्ठा कीजिए और ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। वो ये कि जब आप यूनिट 1 ले रहे हैं, सपोज एग्जाम्पल के लिए यूनिट 1 ले रहे हैं, उसमें 5 सब यूनिट्स हैं, ठीक है, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड 1.5। तो आप देखिएगा जब क्वेश्चन आता है तो जनरली ये एक पैटर्न रहता है कि एक सेक्शन से, एक सब यूनिट से, यानी 1.2 अगर मैंने पकड़ा तो एक क्वेश्चन 1.2 से आएगा और डाल के 1.5 या 1.4 से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जब क्वेश्चन पेपर अपने पास लाएंगे तो वो सेक्शंस पर ध्यान दीजिएगा। और कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें से कुछ सेक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और उस पर क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी मैं जब फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मेरा ये मानना था उस वक्त कि जिस सेक्शन में ज़्यादा लिखा नहीं होता तो उसमें से उसकी इम्पोर्टेंस कम होती है रादर दैन जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया है। पर फ्रेंड्स, ये मेरी गलती थी, ठीक है, ये मत सोचिएगा, ये बिल्कुल गलत है। जिस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कंटेंट कि बुक में कितना कंटेंट दिया है, क्वेश्चन आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया होता है, क्वेश्चन नहीं आता। कभी जस्ट एक स्मॉल पैराग्राफ दिया होता है, उसमें से 5 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है और आपको उसमें से 2 पेजेस लिखने पड़ते हैं। इसी के लिए एक्चुअली वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने जो तकलीफ़ देखी थी एग्ज़ाम देते वक्त, मैं नहीं चाहती थी कोई और भी इसे फेस करे और मैं अपना नॉलेज शेयर करना चाहती थी, इसीलिए चैनल मैंने शुरू किया था। तो फ्रेंड्स, इसे आप एडवाइस ले सकते हैं कि कोई भी सेक्शन को कम मत समझें एज़ पर द कंटेंट, ठीक है, एज पर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेंट। ये 1 पैराग्राफ लिखा है, ये 5 पैराग्राफ लिखा है, तो 5 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह की चीज़ें न लिखिए, सोचिएगा। और अगर हो सकता है फेसबुक में मुझे ज्वाइन कीजिए, और अगर हो पाता है तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस अगर आप शेयर कर पाएँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर मुझे मिल गया तो मैं बना लूँगी, अगर मुझे नहीं मिल पाया तो फ्रेंड्स थोड़ा सा मुश्किल होगा बनाना। तो इसी के साथ सिलेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट ख़त्म होता है। और अब मैं बात करती हूँ जो आपका क्वेरी थी कि मैम फ़िलोसफ़ी का नोट बना दीजिए, मैम प्लीज़ आप मैथ्स का नोट बना दीजिए या बायोलॉजी का नोट बना दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसकी ऑनेस्ट आंसर ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं पूरे नोट्स में, मैं अकेले काम करती हूँ तो मुझे हर एक वीडियो के लिए 2 से 3 दिन लगते हैं। तो मेरी स्पीड, आप मुझसे जुड़े हैं तो मेरी स्पीड आपको पता होगी। तो मेरे लिए अभी पॉजिटिवली सारे सब्जेक्ट्स इन 2 महीनों में कंप्लीट करके वीडियो देना बहुत मुश्किल होगा, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल होगा। पर
आप अगर मुझे कोई भी सब्जेक्ट का आपका जो सिलेक्टेड पोर्शन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, यानी अगर आपको किसी एक यूनिट का 1.2 समझ में नहीं आ रहा सपोज़, तो आप मुझे वो सेक्शन लिख के दीजिए। अगर मेरी कैपेबिलिटी के अंदर होगा तो मैं वीडियो आपको ज़रूर बना के दूँगी। सो आप कोई भी सेक्शन, किसी भी सेक्शन से आपको प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट में लिखिए, बिना डरे लिखिए। कोई भी सेक्शन है मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी बहुत टाइम है, पैनिक मत कीजिएगा, सिस्टमेटिकली पढ़िएगा और मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा।